अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग और इसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट और माशी मामलात पर आमने सामने है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर तनकीद के बाद यह वाजे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को बजट में सूबाई शेयर कम करने, वफाकी अखराजात का बोझ बांटने और कुछ सूबाई इलाकों को वफाक के जेर इंतजाम देने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2 रोज़ पहले बजट पर पीपल्स पार्टी के वफ्द की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में हुकूमती माशी टीम से मुलाकात हुई थी और ये इतलात भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम से वापसी पर दोनों जमातों की माशी टीम में एक और मुलाकात भी इसी हफ्ते के इख्तिताम पर हो सकती है। इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कंवर ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा था कि पीपल्स पार्टी को बजट पर एतमाद में ना लेने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि एक और इंटरव्यू में नवीद कंवर ने यह भी कहा था कि हुकूमत तमाम सूबाई हुकूमतों से वफाकी अखराजात शेयर करने का मुतालबा कर रही है। इस मुलाकात के बाद डिप्टी वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस मुलाकात में जारी अखराजात, अगले माली साल में तरक्याती बजट और पब्लिक वेलफेयर के इक़दामात पर बातचीत की गई है। इसके अलावा जीबी में इंतखाबी मुहिम पर मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा माली साल के बजट, NFC अवार्ड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कराची को वफाक के ज़ेरे इंतजाम करने जैसे मामलात पर खुलकर बोल रहे हैं और नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो जमात 18वीं तरमीम में सूबों को होने वाले फायदे को खत्म करने और पंजाब के मफाद पर समझौता करने के लिए तैयार हो गई है, वो गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक का दिफा कैसे करेगी। कराची और गवादर को इस्लामाबाद से कंट्रोल करने की बातें की जा रही हैं, जो हमें मंजूर नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों को देने का मतलब इस प्रोग्राम का खात्मा होगा। जबकि नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे बेसूद मंसूबा करार दिया है और कहा है कि इससे गुर्बत में कमी मुमकिन नहीं है। सूबे अगर इसको जारी रखना चाहते हैं तो शौक से जारी रखें। तमाम सियासी जमातें उनके नजरें इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे है। इनका जो ये तजवीज़ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबे के हवाले करें, इसका मतलब ये है कि इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करना। बेनज़ीर इनकम स्कीम जो है वो पंजाब की हद तक मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उसका डेटा दुरुस्त नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है और ये लोगों को मासवाई इसके कि उनको बेकारी बनाया जाए, इसके अलावा इसका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ। या तो बलदयाती अदारों को एम्पावर करना होगा या सूबों की इंतज़ामी तकसीम की बुनियाद के ऊपर डिवीज़न करनी होगी और छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनाने होंगे। इस तरह से ना आप कराची चला सकते हैं, ना लाहौर चल सकता है, ना कोयटा और पेशावर और मुल्तान। NFC का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ था। सूबा पंजाब की NFC का जो फायदा है उसको अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो आपका कौन सा 18वीं तरमीम का या आईनी हकूक का या माली वसाइल देंगे। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। आप लोग भुगतने आ रहे हैं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, लेकिन जो सियासी मामला चल रहा है उस पर पहले बात करते हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर PTI का ये कहना है कि जीबी में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इलेक्शन मुहिम में उनको हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा, उनके लिए स्पेस तंग कर दी गई है, जबकि नून लीग के वुज़रा भी जाके कैंपेन कर रहे हैं। और कल आमिर डोगर साहब ने कैपिटल टॉक में ये कहा है हामिद मीर साहब से गुफ्तगू करते हुए कि मुक्तदरा ने ये फैसला कर लिया है कि जीबी और आज़ाद जम्मू कश्मीर दोनों जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं देनी है। क्या यही वजह है कि उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही? PTI की जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, मैं GB और AJK की बात नहीं करता। आप अगर ख़ुद यहाँ पर KP के अंदर जहाँ पे उनकी हुकूमत है और पंजाब में इस्लामाबाद में कितनी कॉल्स दे चुके हैं, लोग थक गए हैं उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स है ना, अब उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा और ये अब उसको बहाने हैं। आप ये कहें कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। मैं वहाँ पर अगले दिन हम एक शॉर्ट विज़िट पे नवाज शरीफ साहब के साथ गए और वहाँ पे PTI के रहनुमा भी मौजूद थे और वो लोग सारे गए। असल बात यह है कि देखिए, एक बड़ा फैक्टर GB और AJK के इलेक्शन में ये भी होता है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो इस बात को भी देखते हैं कि मरकज़ में किसकी हुकूमत है, क्योंकि अगर वो कोई एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो अपोजिशन में रहेगी
तो शायद वो ये समझते हैं कि उससे वो ताउन हासिल नहीं होगा जो अगर वो हुकूमत हो उस पार्टी की कि जिसके पास मरकज़ की वफाकी हुकूमत भी है। ये एक बड़ी प्रूडेंट सी जिस तरह लोकल बॉडीज़ में भी तारीखी तौर पे देखा गया ये। हाँ, तारीखी और लोकल बॉडीज़ में भी अमूमन ये होता है सही। कि सूबे के अंदर जिस जमात की हुकूमत होती है तो लोग लोकल बॉडीज़ में उसके साथ ही वोट करते हैं ताकि उनको फंड्स बेहतर मिल सकें, मसाइल हल हो सकें। इससे हट के कता नज़र मैं समझता हूँ कि PMLN की जो एडवांटेज है ना वो ये है कि जो कारकर्दगी PMLN ने GB में दिखाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 50 साल में किसी और पार्टी ने नहीं दिखाई। आज अगर GB में कोई आपको अहम शाहराह नज़र आएगी, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मंसूबा नज़र आएगा, कोई हॉस्पिटल का मंसूबा नज़र आएगा, किसी भी तरह के पावर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए वो आप देख लें जो होंगे, हर एक पे आपको PMLN की छाप नज़र आएगी। साहब ये बेनिफिट आपके पास है, आप कहते हैं कि डेवलपमेंट हमने दूसरी पार्टी से ज़्यादा की है। आप कहते हैं मरकज़ में हमारी हुकूमत है, हिस्टोरिकली उसी की हुकूमत बनती है AJK और GB में जिसकी मरकज़ में हुकूमत हो, तो फिर रोकने का मकसद क्या है? नहीं, कि मेरा जुनैद नहीं अकबर ख्याल- साहब को वहाँ से जो है सूबा बदर कर दिया जाए, सलमान अकबर राजा कहते हैं मुझे नहीं एंटर होने दिया गया, असद कैसे साहब कह रहे हैं मैं फ्लाइट लेने जा रहा था, मुझे स्कर्दू की फ्लाइट लेने से रोक दिया गया। तो ये करने से फिर फायदा क्या है इफ यू थिंक यूर फेवरेट? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उन्हें रोक रहे हैं, वो सिर्फ एक जवाज़ दे रहे हैं क्योंकि जो उन्हें नज़र आ रहा है कि शिकस्त होगी उसको लिए एक जवाज़ फराम कर रहे हैं कि जी हमें सियासी तौर पे आज़ादी नहीं है। वहाँ पे उनके जलसे हो रहे हैं, वहाँ पे उनके लोग भी फिर रहे हैं। और वो जो एक फ़्लाइट का जिक्र है कि असद कैसर साहब नहीं गए उस फ्लाइट में, तो साद रफ़ीक साहब भी नहीं गए, तो क्या गिला भी किया इंतजामिया तो से। साद रफ़ीक साहब को भी रोका गया कि वो ना जा सके वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि बेचारे ट्रैफिक में फंस गए ना, जी। जिसके जो असद कैसे साहब के लिए हाँ, ट्रैफिक तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही दोनों के लिए। नहीं बट देखिए इल्जाम तो फिर आपकी हुकूमत पे लगेगा। जैसे मैंने कहा आमिर डोगर साहब तो कह रहे हैं कि मुक्तदरा का फैसला है कि ना GB में हमें स्पेस मिलेगी ना AJK में मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये फैसला जो है अवाम ने कर रहे हैं और अवाम PTI को दरअसल ना बहुत इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तानी लोग और अवाम समझते हैं कि अब नेगेटिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के मुआशी हालात का ये तकाजा है कि स्टेबिलिटी हो, मुल्क को एक नई पहचान दुनिया में हासिल हो रही है, ख़ास तौर पे मार्का हक के बाद। फिर ये जो ईरान की जंग में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, लोग चाहते हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी हो और मुल्क के अंदर किसी किस्म का इंतशार और फसाद ना हो। PTI जो मुसलसल उसकी जो एक मैं समझता हूँ कि जो जब वो हुकूमत में थे ना तो हुकूमत में भी वो अपोजिशन की तरह बिहेव करते थे और वो अपनी ही हुकूमत के खुद मुखालिफ थे। अक्सर कौमी असम्बली के अंदर झगड़े जो हैं इनके अपने वज़रा शुरू करते थे, जैसे वो ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठ के वही कुछ करते थे जो अपोजिशन बेंचेस पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि PTI को अब समझना चाहिए, हालात को देखना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम में क्या एपेटाइट है कि वो एजिटेशन चाहते हैं या पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी के साथ अब इक्तसादी एजेंडे पर फोकस करें, हम मुआशी तरक्की के ऊपर फोकस करें और हम इस सूरत हाल का जो एक न्यू फाउंड आइडेंटिटी है पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे पजीराई है, इसका फ़ायदा ले मुआशी तौर बैरिस्टर पे। गौहर ने कहा है कि अगर हमें इतनी भी सियासी स्पेस नहीं मिलेगी कि हम इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें तो ऐसा ना हो कि हम सिस्टम से ही बाहर आ जाएं। यानी वो इशारा दे रहे हैं कि असेंबलियों से बाहर आ जाएं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, सूबाई असम्बलियाँ हो। तो अगर इतनी बड़ी जमात सिस्टम से बाहर आएगी तो उनको लगता है कि ऑब्वियसली सिस्टम कहीं ना कहीं शेकअप होगा। तो आप ये चाहते हैं कि एक बड़ी जमात सिस्टम का हिस्सा रहे या बाहर आ जाए? देखिए कतन हम ये नहीं चाहते, लेकिन आपने देखा ना कि PTI ने हमेशा ना दानिशमंदी के फ़ैसले किए। जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन हुई, अगर ये असम्बली के अंदर अपोजिशन में बैठते तो PDM की हुकूमत को ठीक ठाक टफ टाइम दे सकते थे। इन्होंने सिस्टम से बाहर जाने का फ़ैसला किया और इनका ख्याल था कि हमने असम्बलियाँ छोड़ी तो आसमान गिर जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमें बहुत आराम से काम करने का मौका मिल गया। फिर आप ये देखिए कि इनके पास पंजाब की हुकूमत थी, पंजाब की हुकूमत हमने तो नहीं तोड़ी, KP और पंजाब दोनों ने KP ठीक है, तो किसने तोड़ी वो हुकूमत? खुद इनका ख्याल था कि हम हुकूमत तोड़ेंगे तो फिर ये सारा ढांचा गिर जाएगा, कुछ भी नहीं गिरा। देखिए रियासत जो है ना वो इस तरह किसी एक जमात के अंदर या बाहर होने से नहीं ढहती ना गिरती है। मेरा ख्याल है कि PTI को अपने तर्ज सियासत पे गौर करना चाहिए, जमहूरी अंदाज में पार्लियामान के अंदर अपना किरदार अदा करें और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें। आपकी जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, एक तो चले सियासी नारेबाजी होती है जलसों में, इलेक्शन कैंपेन में, वो दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे इश्यूज़ को उठा रेस कर रही है जिसके हवाले से पहले भी कई क्या सराहियाँ और चमगोइयाँ होती रही हैं कि शायद जो डिविजिबल पूल का NFC का एक स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो नया NFC तो नहीं हुआ है,
लेकिन वो कह रहे हैं कि सूबों से बात करके वॉलंटरीली या फिर उनको राजी करके चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। उसमें 2-3 बातें हैं। वो कहते हैं बीआईएसपी को खत्म करना ये होगा, या बीआईएसपी की जिम्मेदारी सूबों को देने का मतलब ये होगा कि आप बीआईएसपी को प्रैक्टिकली खत्म कर रहे हैं। क्या ये आपकी सोच है आपकी हुकूमत की कि बीआईएसपी का जो बोझ है 700 अरब रुपए और अगले साल से भी ज़्यादा हो, वो सूबे उठाए, वफाक ना उठाए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि इस वक्त जो एनएफसी की सूरत हाल है, इसके तहत अमलन वफाक के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपने तरक्याती एजेंडा को या उन मंसूबों को भी मुकम्मल कर सके जो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटिजिक अहमियत की हामिल है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि 2018 के बाद जो एकदम कर्ज़े लिए गए और फिर जो इन्फ्लेशन हुई जिससे पॉलिसी रेट बढ़ा और फिर एकदम कर्ज़ों का जो डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो तकरीबन निस्फ हो गया करंट का एक्सपेंडिचर के, उसने डेवलपमेंट बजट को खा लिया। अब इस वक्त वफाक जो है वो सिर्फ उधार लेता है उधार अदा करने के लिए, या अगर हमने 400 रुपये अपने लिए लेने हैं तो हमें 1000 रुपये के टैक्स लगाने पड़ेंगे जिसमें से 600 रुपये हम सूबों को देंगे। ठीक है, अब वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो तय हो गई, उसमें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या आपको आइन तब्दील करना पड़ता है, शायद उस पर कंसेंसस भी नहीं होगा। सही। लेकिन शहजाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें देखने की बात है और मेरिट है, और हमारी वजारत ने ये चीज़ वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़जाना को लिखी है, ऑफिशियली लिखी है कि हम समझते हैं कि 3 चीज़ें कम अज़ कम एनएफसी के अंदर हमें देखनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि 82% एनएफसी का जो फार्मूला है वो पॉपुलेशन पे बेस करता है कि जिस सूबे की जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से हिस्सा मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर एक सूबा कामयाबी से अपने आबादी को कंट्रोल करने के प्रोग्राम पे अमल करता है जी, तो उसका तो शेयर कम हो जाएगा। सो इंसेंटिव ये है कि आप अपनी आबादी को बढ़ाएं ताकि आपको ज़्यादा शेयर मिले, लिहाजा ये एक बड़ा रिग्रेसिव फार्मूला है, इसको हमें और इस पे कहा है वजीर खजाना ने हमारे प्रोग्राम पे कहा था कि नजरसानी करेंगे जी, तो हमने ये लिख के दिया है कि इस पे नजरसानी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर, जीबी गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये तीनों रीजन्स जो हैं ये इंटाइटल्ड हैं, जैसे कि चारों सूबे इंटाइटल्ड हैं कि अपनी आबादी के लिहाज से डिविजिबल पूल में से अपना हिस्सा लें। देखिए, आज़ाद कश्मीर और जीबी बाकायदा सूबा इस वजह से नहीं है कि उनका एक तनाज़ा है आलमी कश्मीर का, सही है, लेकिन अमलन वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। ठीक है, तो ये हमारे तो अगर ये हो भी जाता है, इस पर एग्री करते हैं, तो इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे हमें ये फायदा चला जाएगा, जीबी चला जाएगा जी, और अगर ये डिविजिबल पूल से इनको हिस्सा मिलेगा तो कम अज़ कम 500-600 अरब जो इस वक्त वफाकी हुकूमत अपने हिस्से से इनको देती है, सही, वो बच जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो बिस्प है उस पर हम ये नहीं कहते कि बिस्प को ख़त्म करें, बिस्प अच्छा प्रोग्राम है, चलना चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम के तहत सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल जो सेफ्टी कुशन्स हैं ये सब सूबों की ज़िम्मेदारी हैं। अब जो समाजी बहबूद है या गुर्बत को प्रोग्राम है ये 18वीं तरमीम के तहत सूबों की ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन तकरीबन इस साल 800 अरब रुपए का बोझ वफाक अपने उस हिस्से में से उठाएगी जो पहले ही श्रिंक कर रहा है। सूबे राजी नहीं हो रहे इस पर? अच्छा, अब इस पे जो अब तक बिलावल साहब ने तो कह दिया खत्म हो जाएगा, सिंध को इतराज़ नहीं, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, वो कह रहे हैं प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम इसी तरह जारी रहे, लेकिन इसका बिल जो है हर वो सूबा जिसके जो बेनिफिशरीज हैं वो अदा करे। अगर ये एक आइनी तौर पे सूबाई शोबा है तो उसकी वफाक के ऊपर बोझ डालना मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी है, जबकि वफाक पहले ही एक श्रिंकिंग स्पेस लेकिन इतने साल तो आपकी भी जब हुकूमत आई 13 से 18 तो आप लोग जो है वो बिस्प आप लोगों ने दिया, उस पर पैसे भी बढ़ाए, लेकिन अब देखें एतराज़ात इस किस्म के आ रहे हैं, जैसे कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, इससे ना गुर्बत कम हो रही है बल्कि लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है और इसके डेटा पे भी गड़बड़ है और इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सडनली ये करप्शन भी आ गई और ये इफेक्टिव प्रोग्राम भी नहीं है, जबकि वर्ल्ड बैंक आपको पता है अप्रिशिएट करता रहा है कि इस प्रोग्राम की एक बहुत वसी नेटवर्क पे ये चल रहा है प्रोग्राम। देखिए, इस पे तो कोई शुबा नहीं है कि किसी हद तक गरीब ख़ानदानों को एक माली मदद मिलती है, लेकिन एक ये बात ज़रूर अब हमारे भी पेश नज़र है कि क्या इसे एक कैश देने का या लोगों को सिर्फ एक डोल आउट करने का प्रोग्राम रखना चाहिए या इसको पॉवर्टी ग्रेजुएशन का प्रोग्राम बनाना चाहिए। क्या आप लोगों की मदद करें
लेकिन इसमें इंसेंटिव बिल्ड करें कि वो इससे बाहर निकल सकें। वरना इस वक्त तो ये है कि आपने वजीफ़ा लगाया हुआ है और गरीब आदमी के लिए, घराने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो उसको क्यों छोड़े, लिहाजा उसको मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर इसको कंडीशनल करना चाहिए कि आप अपने बच्चों की तालीम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या ये कि आप इसके साथ जो है कोई उनको माइक्रो क्रेडिट के ज़रिए कोई ऐसे हुनर भी दें और वसाइल भी दें कि वो अपने कारोबार करें, कोई दस्तकारी करें और आहिस्ता आहिस्ता इससे ग्रेजुएट करें। सो दिस शुड बी ए पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ये हमारी सोच है कि हम लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए उनकी मदद करें, बजाय ये कि उनको उसी में एक खैरात के तौर पे दें। सूबों के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वफाक के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ये तो था इसलिए कि कैश इंसेंटिव जो है उनको दिया जाए। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, इस वक्त जहाँ तक मुझे मालूमात हैं, माजी में जो बातचीत हुई, पंजाब ने इसकी जिम्मेदारी लेने पर इतफाक़ किया था। वो कह रहे थे कि हम खुद कर सकते हैं। पंजाब तैयार है इसके लिए तैयार था। केपी तैयार है। केपी का जो उस वक्त अली अमीन गड्डापुर साहब थे, वो कहते थे हम भी इसको अपने तौर पे खुद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो लिहाजा जब तक चारों सूबे इस पर राज़ी ना हो तो वो एक आप उसको नहीं कर सकते। बिलावल साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा ये तैयारी हो रही है या कम से कम ख्वाहिश इस बात की है कि कराची और गवादर को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया जा रहा है, वफाक उनको चलाए। क्या इस पर भी आपने बातचीत की पीपल्स पार्टी? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी बात कहीं हो रही है, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जब भी मैं कराची जाता हूँ तो हर बिजनेसमैन और कराची का हर शहरी और कराची का हर सहाफ़ी ये बात ज़रूर कहता है कि खुदा के लिए आप कराची को वफाक के तहत लें ताकि हम कराची को ठीक कर सकें। तो ये मुतालबा कराची के अंदर मौजूद है, कराची के लोग ये बात करते हैं, लेकिन अभी हुकूमत की सतह पे कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तो वैसे मुझे बताएं कि अगर वफाक के अंडर दे दिया जाए तो कैसे बेहतर मैनेज होगा? ये तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि कह रही है, ये वही लोग कहते हैं जो समझते हैं पीपल्स पार्टी इनकॉम्पिटेंट है, तो आप भी ये समझते हैं कि उनकी इनकॉम्पिटेंसी है जिस वजह से वो बेहतर नहीं हो रहा? मैं इस पर तो नहीं कुछ कहूँगा कि उनकी इनकॉम्पिटेंसी है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी कराची में गया हूँ तो एक बिज़नेस कम्यूनिटी का ख़ास तौर पे बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि जी हमारी तरफ तवज्जो करें, चाहे आप वफाक कराची का निज़ाम संभालें, जो करें, चूँकि जो उनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके मसाइल हैं और जो और बेशुमार बिज़नेस के इशूज़ हैं, कराची की डेवलपमेंट के, सफाई के इशूज़ हैं, वहाँ पे जो पानी के इशूज़ हैं और बहुत सारे उनके मसाइल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये भी ऐसा मसला है कि जब तक इसमें कोई नेशनल कंसेंसस ना हो, आप इसे अकेले तो नहीं कर सकते। सही है। एक और मामला, अगर आप कह रहे हैं बीआईएसपी पे भी फैसला नहीं हुआ, वफाक के अंडर देने का कराची को, अभी तक इस पर भी कोई कंसेंसस नहीं हुआ, उनकी मर्जी के बगैर हो भी नहीं सकता। एक बात और जो केपी के फाइनेंस एडवाइजर लसन साहब ने की कि हमसे जब डिविजिबल पूल के हवाले से मीटिंग हुई थी एनएफसी की, तो उसमें ये कहा गया था कि 1700 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं उनको डिविजिबल पूल में से निकाल लिया जाए। उसमें शायद कस्टम ड्यूटी भी है और भी कोई टैक्सेस होंगे, जिससे 800 अरब रुपए का इंपैक्ट पंजाब पर आएगा, सिंध पे 500 और केपी पे 200 और शायद 100 अरब का तकरीबन बलूचिस्तान पर। तो ये कोई अंडर प्लान है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस पे कन्विंस करें कि ये टैक्सेस आप बना लें। काफ़ी सारी तजावीज़ हैं कि जिन पर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सूबों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक एक्स्ट्रा कुशन निकालें। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि एज़ प्लानिंग मिनिस्टर मेरे लिए जो इस वक्त नंबर 1 सबसे बड़ा चैलेंज है और जो मैं समझता हूँ कि हमें कौमी सतह पर इसको हल करना चाहिए वफाक को और सूबों को मिल के, वो वाटर सिक्योरिटी है। क्योंकि एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं और दूसरी तरफ अब इंडिया जो पानी की वेपनाइजेशन कर रहा है, अगर हमने जो उनके मंसूबे हैं उसका तदारुक ना किया तो हम आइंदा चंद सालों में शदीद मुतासर हो सकते हैं भारत के उन वेपनाइजेशन के प्लान्स के साथ जो वो पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा है। हमें अपने रिजर्वायर की सलाहियत बढ़ानी है जो फ़कत 30 दिन की है और दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। हमें दियामीर भाषा डैम, मोमन डैम, इनकी तामीर को एक्सेलरेट करके 2030-31 तक लाजमी मुकम्मल करना है और इससे भी जो 6-7 मिलियन एकड़ फीट आपके पास जगह, आप पानी रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ बमुश्किल मंगला और तरबेला में जो सिल्टिंग के नतीजे में हम खो चुके हैं उसकी रिप्लेसमेंट होगी। देखिए, पिछले 50 साल में हमने कोई रिजर्वायर ऐड नहीं किया और हम उलझे रहे हैं सियासी बहसों के अंदर। ये हमारी बका का मामला है और ये करने के लिए
हमें इस PSDP से हट के जो कि एक बड़ा श्रिंकिंग साइज़ है, जैसे मैंने कहा कि जी आपको मैंने ट्वीट भी किया कि किस तरह 2018 तक जाते 2.6% of GDP से आपने कहा अब 0.6 पे आ गया है। हाँ। तो इसमें तो ये हम अगले 40 साल भी नहीं डैम बना सर, वो भी सकते। खर्च नहीं होता ना। मैं 10 माह के नंबर देख रहा था, 571 बिलियन आप लोगों ने रिलीज किए, जिसमें से 469 बिलियन जो है वो खर्च हुए हैं। वो होता ही है कि कुछ बुकिंग जो है ना इन अकाउंट्स की लेट होती है। पिछले साल भी हमने 100% यूटिलाइजेशन की थी, और इस साल तो चूंकि इसमें कट लग चुका है और हमारे पास 500-600 की एडिशनल डिमांड पड़ी है, तो ये भी 100% यूटिलाइज होगा। और टोटल यूटिलाइजेशन इस साल की जो जारी है वो 800 800-850 अरब होगी। 820 अब मतलब आप लोग शुरू होते हैं 1400 से, फिर कटौती हो के जब हजार- तक बजट पास होता है 1000 हो जी, जाता है, हजार फिर वो कुछ और खर्चे आ जाते हैं तो और कम हो जाता है। 1000 अरब का PSDP शुरू में दिया गया था, फिर फाइनेंस ने उस पर 180 अरब की काट लगा दी। सही, और सब्सिडी अब- जो दी अभी पेट्रोल पर। जी, वो चूंकि ये पेट्रोल वगैरह पे उन्होंने सब्सिडी दी, अब 820 का हुजम रह गया सही। है, तो हम 821 करेंगे, 19 नहीं करेंगे। सही, वो यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरा, अभी आप जो बात कर रहे थे कि वर्टिकल तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। अब ऐसे इकबाल साहब, ये जब भी इस तरह की बात होती है कि या तो आप फेडरेटिंग यूनिट्स बनाएं, या सूबों में आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को तगड़ा करें, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएं, ये सारा नज़रें सिंध पे क्यों होती है? सिंध में तो फिर भी एक लोकल स्ट्रक्चर है, इलेक्शन हो गया, मेयर है, चाहे उस पर आप तनकीद करें कि अच्छा है निज़ाम या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। पंजाब में तो नहीं हो रहा है। मुझे याद है यू वर सो वोकल अबाउट इट 2022 तक कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब 4 साल से जो है हुकूमत PTI की तो नहीं है, पिछले 2 साल से नून लीग की हुकूमत है, वहाँ पे करवाएं इलेक्शन, दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें दूसरे सूबों को कि ये हमारा लोकल सिस्टम है, इतना बेहतरी से चल रहा है। देखिए, वही मसला जो आपने बड़ी अच्छी बात लिखी अपने आर्टिकल में, अभी जो आपने दिखा है 2 दिन पहले, आपने कहा कि पहले एक सेंट्रलाइजेशन थी, अब जब हमने 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व किया है 12 इशूज को, 12 सब्जेक्ट्स को, तो अब 4 सेंट्रलाइज्ड बॉडीज बन चुकी हैं, क्योंकि वो पैसा नीचे नहीं जाने देते। तो फायदा क्या है फिर? देखिए, मैं ऑनेस्टली समझ रहा हूँ कि हमें एज पॉलिटिशियंस फोरसाइट का मुजाहरा करना चाहिए और हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये जो मौजूदा हमारा वफाक का ढांचा है, ये अमलन नाकाबिले अमल हो गया है, क्योंकि इसमें इतनी सेंट्रलाइजेशन है हर सूबे के, और हर सूबे का साइज़ और स्केल ऐसा है कि आप कराची से बैठ के सिंध, लाहौर से बैठ के पंजाब, पेशावर से बैठ के KP, कोयटा से बैठ के बलूचिस्तान नहीं चला सकते। और कौन से इशूज है? सड़कें बनाना, पानी, सेवरेज, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है देखिए ना, कैपिटल ने खुद रखी है राजनपुर से लेके अटक तक जी, या घोटकी से लेके तो बदीन तक, या गवादर से लेके तो ऊपर मुस्लिम बाग तक, या नीचे डेरा इस्माइल से लेके चित्राल तक, हर स्कूल के प्राइमरी टीचर की जो फाइल है वो सेक्रेटरी साहब के पास जाएगी, सेक्रेटरीट या सेक्रेटेरिएट में। हर जो दर्जा 4 का मुलाजिम है उसकी केस जो है वो भी सेक्रेटरी साहब की मेज़ पे जाएगा। इस सेंट्रलाइजेशन के साथ आप देखिए, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे सैनिटेशन है, चाहे वाटर सर्विस, हर शोबे में जो हमारी पिछले 15 सालों की कारकर्दगी नीचे गई है, लर्निंग आउटकम्स में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं हुई। तो इसके लिए इलेक्शन कितनी मरतबा डिले हुए हैं, जब भी होना होता है डिले हो गए, नया अब वो बिल आ कर रहे गया। हैं, अब वो डिलिमिटेशन के अमल शुरू है और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन होगा। लेकिन कोई गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन करवाना चाहे ना, लोकल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी तक आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एज ए पॉलिटिशियन हमारी ये कमज़ोरी है और नाकामी है, और ये बड़ी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है कि हम समझते हैं कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट लाने से सूबाई हुकूमत के इख्तियारात में कोई कमी आ जाएगी या कमज़ोरी आ जाएगी। और ये तासुर भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, सियासी जमातों के लिए या सूबों के लिए या हुकूमतों के लिए, कि कहा जाता है कि मुक्तदरा आप लोगों को फोर्स करिए कि आप इसको नीचे तक लेके जाएं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अपनी बेहतर करें, लोकल गवर्नमेंट कराएं। ये तो सियासतदानों के काम है। नहीं, और ये मैं आपको बताऊं कि हम तो हलकों में रहते हैं ना। आज आप बताएं, मैं आपको, मेरा हलका एक देहाती हलका है जी, हर गांव में तीसरी जंग अजीम किस बात पे हो रही है? पानी निकासी। आप जी, क्योंकि हर गांव के साथ एक तालाब होता था, वो तालाब भरा जा चुका है आबादी की वजह से। अब किसी गली का, किसी गांव से पानी के निकलने का रास्ता नहीं है और एक दूसरे के सिर पर फटते हैं रोज़ाना। अच्छा, अब ये मसला ना कोई लाहौर से सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैठ के हल कर सकता है, ना ज़िले का डिप्टी कमिश्नर कर सकता है, ये यूनियन काउंसिल का चेयरमैन ही कर सकता है। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत ये है कि आपने NFC के इशूज़ को एड्रेस करना है। जहाँ इख्तियारात दिए हैं सूबों को, जहाँ पे वसाइल दिए हैं, वहाँ पे वो जिम्मेदारी भी लें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, BISP के ज़रिए हो, कुछ वो डेट शेयर करें, डिफेंस शेयर करें, या कुछ टैक्सेस आप करें। ये करने की ज़रूरत है। अगर है ये ज़रूरत,
और इस वक्त भी आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? बिकॉज आपका वन पेज बहुत स्ट्रांग है, आपको सपोर्ट मुकम्मल तौर पे हासिल है, तो ये अब नहीं हो सकता तो फिर तो कभी भी जी नहीं हो बिल्कुल, सकता ना। और मेरा ख्याल है होगा। अब ये जो बहस है शुरू हो गई है और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, और हमारी जो इत्तेहादी जमात है ख़ास तौर पे MQM, उसका तो बहुत मजबूत मौक़िफ़ है और मैं मुकम्मल उसकी हमायत करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स को, और बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, और ये हमारी पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये डिबेट शुरू हो गई है कि इस शक्ल के अंदर जो सेंट्रलाइजेशन है, जो पहले वफाक में होती थी, 18वीं तरमीम से वो सूबों में गई, लेकिन वो सूबों में रुक गई, आगे नहीं गई। या तो देखिए, एक बहुत अहम चीज़ जो है, आपको नीचे की सतह पे डेवलपमेंट का कंपटीशन क्रिएट करना है। अगर इस मुल्क में 160 ज़िले हैं और 160 बाइख्तियार ज़िले हुकूमतें हों, तो उनके दरमियान एक डेवलपमेंट कंपटीशन शुरू होगा ना। हर चेयरमैन जो है कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेगा, उससे सूबे की तरक्की आगे जाएगी। तो बजाय ये कि सूबा बाइख्तियार ज़िले हुकूमत को ये समझे कि उससे वो इख्तियार लेगा, मजबूत ज़िले की हुकूमत सूबे को मजबूत करेगी, और सूबा मजबूत होगा तो वफाक मजबूत होगा। सही। और क्या इस्लामाबाद को भी कोई सूबाई स्टेटस देना चाह रहे हैं, कोई असेंबली बनने की बातें हो रही हैं यहाँ पर? ये क्या, किस किस्म का स्ट्रक्चर? जी देखिए, इस वक्त जो है इस्लामाबाद में एक बिल्कुल खला है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ये बराह रास्त वफाक के मतहत है, सो मच सो कि अगर यहाँ पे छोटी से छोटी इस्लामाबाद की लोकल कानून साजी करनी होती है तो वो भी पार्लियामेंट करती है, नेशनल पार्लियामेंट करती है, क्योंकि इसकी कोई कानून साजी का फोरम नहीं है, असेंबली नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी और मुझे उसकी सरबराही दी। हमने जो यहाँ के मुकामी अवामी नुमाइंदे हैं और लोगों से, माहिरीन से, लीगल लोगों से मशवरा करके एक प्रपोज़ल बनाई है, जिस पे अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लोगों की राय ली जाए। उसको हमने डिबेट के लिए खोला है, वेबसाइट पे भी डाला है, और हम कुछ उस पर राउंड टेबल्स भी करेंगे ताकि उसको मसला भी हल नहीं हो जाता अगर लोकल गवर्नमेंट होती, यहाँ पर इलेक्शंस होते। लेकिन नहीं, देखिए, असल मसला लोकल गवर्नमेंट का नहीं है। असल मसला ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की अपनी हुकूमत नहीं है, यहाँ की कानून साजी नहीं हो सकती, और यहाँ का जो बजट है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती ना। इस्लामाबाद के हिस्से का जो पैसा है वो कौन फैसला करेगा? क्या वो चेयरमैन CDA के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो फैसला करे कि पैसे किधर जाने चाहिए, या इस्लामाबाद के अपने नुमाइंदों? तो इसीलिए हमने तकरीबन एक हर कौमी असम्बली के हलके में 7 हलके बनाए हैं, 21 बराह रास्त हलके हैं, और उसमें गालबन 1 माइनॉरिटी है और 4 ख़वातीन की नशिस्तें हैं। इस्लामाबाद जितने शहर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है सीटें? नहीं, काफ़ी हैं, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें जो हल्के बंदियाँ होती है पाकिस्तान। हाँ, एक सॉर्ट ऑफ जो इसका एक मखसूस साइज़ है, तो एक नुमाइंदगी चाहिए कि जिसमें लोगों को मौका दिया जाए कि वो आके कानून साजी करें। और सबसे बड़ की बात यह है कि जो इस्लामाबाद के वसाइल हैं उसके लिए यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के नुमाइंदों को जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से हमने डिस्कस किए वेरियस इशूज़। देखेंगे प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में सियासी स्पेस ना मिलने और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकातें ना होने का शिकवा कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ रहे हैं। 10 जून को एहतजाजी धरने की कॉल पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तेहाद शेख वकास अकरम आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। 3 रोज पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात ना होने पर कहा था कि अगर सूबाई बजट के मामलात में पर उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 10 जून को बजट इजलास के दिन पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। लेकिन सोहेल आफरीदी की इस कॉल पर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तेहाद शेख वकास अकरम ने कहा कि ना उन्हें इस कॉल और धरने का इल्म है और ना पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, पार्टी चीफ विप आमिर डोगर और पार्लिमानी लीडर शाहिद खतक MNAs के धरने में शिरकत से आगाह है। शेख वकास अकरम ने यह भी कहा कि पहले भी ऐसा कई मरतबा हुआ है कि हमारे दोस्त कोई ऐलान कर देते हैं और फिर पार्टी को उनका भरम रखना पड़ता है। लेकिन आज एक बार फिर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने 9 जून तक इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस हफ्ते हम ये बहस देखते रहे तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में कि CM आफरीदी साहब कह रहे थे कि 10 तारीख को 10 जून को एहतजाज होगा पार्लियामेंट के बाहर, जिस दिन वफाकी हुकूमत बजट पेश कर रही है। आपने कहा ना आपके इल्म में है ना पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनके इल्म में कोई इस तरह का एहतजाज है।
लेकिन आज दोबारा चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ने ऐलान किया है कि 9 तारीख तक अगर मेरी और हमारे जो वजीर खजाना है मुजम्मिल असलम की उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हुई तो फिर 10 तारीख को तो एहतजाज होगा पार्लियामेंट के बाहर। तो क्या अब आपको आपके इल्म में है कि एहतजाज होने जा रहा है? आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो ऑन बोर्ड है या नहीं है? जी, मेरी इस पे डिस्कशन हुई है शहजाद भाई। आपने पिछले 2-3 दिन का एपिसोड देखा होगा, वो जो टीवी के ऊपर चलती रही सारी। मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है सलमान अकबर राय साहब से इस पे। सलमान अकबर राय साहब हैज़ ऑलरेडी स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर, उनकी वज़ीर आला से भी बात हो गई है। और उसके बाद यही है कि बिल्कुल वज़ीर आला जो हैं वो आज़ाद हैं अपनी असम्बली, अपने MPs के हवाले से कोई भी एहतजाज जो है वो कॉल करने के, पुरअमन आईनी एहतजाज सबका हक है, तो वो उस पे दे सकते हैं, ये उन्हीं की डिस्क्रेशन है और उन्होंने ऐलान कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है। और इसमें ये है कि अगर वो कौमी असम्बली के MNAs को भी उसमें शामिल करना चाहेंगे तो पार्टी जो है उसने यही फैसला किया है कि वो उनको सपोर्ट करेगी। मतलब अब ये फैसला हो चुका है। पहले आप कह रहे थे चाहे गौहर साहब हो, आमिर डोगर साहब हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, किसी को नहीं पता था कि एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ऐसे सारे ही है। ऑन बोर्ड आ चुके हैं। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि मेरी सलमान अकबर राजा साहब से बात हुई है, मैंने स्पेसिफिकली आपको बता दिया जी। क्योंकि सलमान अकबर राजा साहब की ही चीफ मिनिस्टर से गुफ्तगू हुई है। सही है। उसके बाद यही हुआ है कि वो आज़ाद हैं, वो अगर कोई फैसला करते हैं अपने MPs को वज़रा को लाने का इस्लामाबाद तो वो कर सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और पार्टी के जो है वो नौजवान वो हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें वो पार्टी को कहते हैं, राजा साहब को कहते हैं या गौर साहब को कहते हैं कि जी उन्हें MNAs को भी वहाँ पे होना चाहिए कौमी असम्बली से, तो बिल्कुल पार्टी जो है वो ऑब्वियसली ये कैसे हो सकता है कि अपनी उसको सपोर्ट ना करे। सही है। तो ये जो पहली सिचुएशन है वो और थी। नाउ इट इज आफ्टर डिस्कशन बिटवीन सलमान अकबर राजा साहब एंड चीफ मिनिस्टर। सही, तो उनकी आपस में डिस्कशन हो चुकी है और ये फैसला हो चुका है। लेकिन ये कल भी हम सुन रहे थे, शफी जान साहब कल थे शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम पे, तो वो एतराज़ आपकी तरफ आ रहा था, जैसे आप रुकावट बन रहे हैं। और वो कह रहे थे कि जब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर थे वो कोई ऐलान करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अथॉरिटी थी, तो आप उसको मनोन तस्लीम करते थे, उसको प्रमोट करते थे। लेकिन अब जब सोहेल आफरीदी साहब ये काम कर रहे हैं तो आप उनके आड़े आ रहे हैं। कि क्या मामला क्या है? क्यों वो समझते हैं कि आप रुकावट है? नहीं, मैं पहली बात तो ये है, मैं नौजवान वजीर है, छोटा बच्चा है, मैं अब उसकी बातों पे बैठ के यहाँ जवाब दूँ अपनी पार्टी के हवाले से, ये जूस मैं कौमी मीडिया के ऊपर नहीं देना चाहता। पिछले 3-4 दिन से दे ही रहे हैं सर। नहीं, मैंने नहीं, आपको किसी ने फिर आपके बंदे ने को गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू दिस। जी आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू दिस यंगस्टर, आई रिस्पॉन्डेड टू द चीफ मिनिस्टर। ओके, अच्छा ठीक है। यस, आई रिस्पॉन्डेड टू चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली मैं मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। आई विल, अगर मेरी जात के ऊपर कोई ऐसे बात करेगा तो वो चाहे जिस मर्जी होते के ऊपर भी हो, ही विल बी रिस्पॉन्डेड। मगर अब ऐसे अब बच्चे गुफ्तगू शुरू कर दें तो मैं नहीं समझता कि उसको इट नीड्स एनी रिस्पॉन्स। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपने जो बात की है उसके पैरे में बात यह है कि मैंने सपोर्ट ना सपोर्ट की तो बात ही नहीं की। लोग, मैंने कहा कि 2 नंबरियां करते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, सिर्फ आधा क्लिप चलाते हैं और पूरा नहीं चलाते। जिस शो में ये बात हुई उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अगले दिन वो पूरा क्लिप चलाया। हमने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करते, हमने ये कहा था कि तमाम के तमाम MNAs पार्टी की हर कॉल के पाबंद हैं पार्टी की। और साथ यही भी कहा था कि मेरे इल्म में नहीं है कि अगर इन दोनों की मुशावरत हुई है। और साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर उनकी मुशावरत हो गई है तो सर आंखों पे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। मगर कुछ लोग जिन्होंने अपनी व्यूअरशिप के ऊपर उन्होंने कोई डॉलर बनाने होते हैं, उन्होंने फिर इसका तमाशा आधा क्लिप चला। इसलिए उससे अगले दिन भी जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। सो फॉर देयर हैज बीन नो कंसल्टेशन। देखें ना, कंसल्टेशन आप छोड़ दें शहजाद भाई, इंफॉर्मेशन भी है ना। मैं MNA हूँ, आप मुझे बताएंगे मैंने फलां जगह पे आना है तो मैं आऊंगा ना, या ऐसे आ जाऊंगा? मुझे कुछ तो इतला दी जाएगी। तो तब तक कंसल्टेशन या इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इस वक्त तक मैंने आपको बता दिया, सूरत हाल 3 दिन में चेंज हो चुकी है। आज ही बात हुई है सलमान अकबर राय साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की, आपस में उनका मुशावरत होगी। अब आपने मुझसे सवाल पूछा तो मेरा जवाब कोई और है, ये आफ्टर कंसल्टेशन है। अगर वो ना हुई होती तो मेरा आज भी वही जवाब होता। और इसमें कोई सपोर्ट की बात नहीं है। हर स्टेटमेंट पिछले 3 दिनों में हर टीवी चैनल पे जो दी गई है उसमें हमने कहा कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर MNA और MPA पार्टी के एहतजाज की कॉल का पाबंद है और लेकिन आता शेख साहब, है। ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि कल उन्होंने ये भी कहा कि शेख वकास अकरम MNA भी हैं, वो पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, तो अब वो रूपोश ना रहे, वो सामने आ जाए, मंजरे आम पे आ जाए, दूसरे भी है ना, तो वो भी आ जाए। अब ये मुझे बच्चों ने तो नहीं बताना कि मैंने अच्छा, क्या बच्चा करना और करे क्या है नहीं वो करना। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो भी एक ओहदा उनको कोई मिला हुआ है बात नहीं, केपी फिर का। उनकी शायद उन छोटा अजीज है ना वो, उसकी शायद इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी कमी है। उनको शायद ये पता नहीं है कि मैं PO हूँ। PO कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, उसे कहते हैं उर्दू में इश्तिहारी। और इस्लामाबाद के बहुत से केसेस में मेरे नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं। समहाउ शहजाद भाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जिनको ये सहूलत हासिल है कि उनकी जमानतें हो जाएं, या ये सहूलत हासिल है कि वो इश्तिहारी भी हों और इस्लामाबाद में फिरते हो और उन्हें इस्लामाबाद पुलिस पकड़े भी ना। ये सहूलत मुझे नहीं है सर। सर, ये सहूलत कैसे मुयसर होती है? पता नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। जिनको है वो, आपके पास पूरी टीमें हैं, आप इनसे पूछिए, आपको बताएंगे। आपके रिसर्चर तो कोलीग्स हैं, आपके तो पार्टी में है, तो आप पूछते नहीं है कि वो सहूलत कैसे हासिल करते हैं? जरा बताओ, मैं भी जरा टॉप अप करूं वो सहूलत मुझे को। क्या जरूरत है सर? मुझे क्या जरूरत है? आपने को मुझे वीलॉगर यूट्यूबर बना लिया कि मैं अपनी पार्टी की बैंड पे जाता रहा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, इख्तलाफात तो आपको खुद ही। अगर मैं आपको बताऊं, जी, मैं बताऊं, मुझे कोई ये सहूलत दे दे तो ठीक है, फिर मुझे क्या जरूरत है अपनी 5वीं ईद अपने बच्चों से दूर और अपने माँ बाप से दूर करने की? सर मैंने तो सुन, मैं आपके शो में आपके साथ ना बैठा होता, ज्यादा अच्छा शो कर रहे होते। एक और मामला, एक ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल से अपने कुलीग से पता करें वो सहूलत कैसे मिलती है। मुझे फ्रैंकली नहीं पता, बट सर मैंने लेनी नहीं ना सहूलत। information। मेरी गल सुनो ना, जी, जी। मैं वो सहूलत लेनी नहीं ना। नहीं लेनी। हाँ, सही। अच्छा, एक और मामला अभी कल उन्होंने कहा, शफी जान साहब ने, और इससे पहले गौर साहब भी कह रहे थे कि अगर हमें सियासी स्पेस नहीं दी गई, जैसे GB इलेक्शंस के हवाले से कहा जा रहा है कि कैंपेन नहीं करने दी जा रही, वहां पे दूसरी तरफ से वुज़रा आते हैं, कैंपेन करते हैं, लेकिन PTI को इजाजत नहीं मिल रही, तो कह रहे हैं कि हम गौर कर रहे हैं इस बात पे कि हम इस्तीफे दे दें, सिस्टम से बाहर आ जाए। कल ये कहा है शफी जान साहब ने। तो पार्टी के हाईएस्ट लेवल पर आपकी पार्लिमानी कमेटी में या पॉलिटिकल कमेटी में इस पर बात हो रही है? आप मीडिया वाले क्यों ऐसे नौजवानों को जो पार्टी पॉलिसी ना दे सकते हैं, आप क्यों उनको बुला के पार्टी के दरमियान रिफ्ट पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं? शफी जान की स्टेटमेंट पार्टी के बयानिए के हवाले से गौहर की स्टेटमेंट के कंपैरिजन में मैटर नहीं करती है। नहीं, लेकिन गौर वैसे गौर साहब ने भी ये बात की है, सिस्टम से हमें हाँ, क्यों तो मैं आपको से गौर लगाया? साहब की बात का जवाब देता जी। हूँ। आप उनसे बच्चों के सवालों रेफरेंस से सवाल ना करें। देखिए, गौर साहब अगर इतने ही बच्चे लगते हैं तो फिर आप पार्टी के हाईएस्ट लेवल पे ये बात करें कि इस लड़के को जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना बनाए। मेरे लिए वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, मैं उनके बयान को अहमियत दूंगा, चाहे उनकी उम्र 25 साल है या 40 साल है। आप क्यों इतने वर्कअप हो रहे हैं? क्यों तुसी इतने जज्बाती हो रहे हो? ये बात उनको बुरी लग रही है, मुझे थोड़ी लगी। सर मैं मरकज का जिम्मेदार हूँ, ये केपी वाले जाने, उनका काम जाने, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? वो जिसको मर्जी लगाए। मेरी बात सुने, गौर साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। ये ऑप्शन हमारे पास हमेशा से मौजूद है। इस ऑप्शन पे खान साहब से भी बात हो चुकी है। हम तो अपने वोटर की आवाज बनने के लिए इमरान खान साहब की नाहक कैद के खिलाफ लड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीके से हम इस सिस्टम में मौजूद थे। अगर आप अदालतों में भी हमें स्पेस नहीं देंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी स्पेस नहीं देंगे, हमें आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे, तो उसके बाद फिर हमारे पास इस सिस्टम से निकलने के अलावा क्या ऑप्शन रह जाती है? तो यस, जब आप किसी को जिद कर दें और तंग कर दें, तो फिर गौहर साहब उसी चीज को रेफर कर रहे थे। एंड ही इज राइट, ये ऑप्शन हमेशा से मौजूद है और अभी भी है। अभी हमने बात की एहसन इकबाल साहब से और हमने ये बताया है कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें स्पेस ना मिले तो हम सिस्टम से बाहर आ जाएंगे, ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि देखें, इससे पहले भी फायदा नहीं हुआ। 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया, फिर 2 हुकूमतें गिराई, उससे आपको सियासी नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। और सिस्टम से अगर आप बाहर भी आ जाएंगे तो रियासत बहुत मजबूत होती है, मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। आप मुझे ये बताएं जी, ये इनका दिमाग ठीक है जो कह रहे हैं उससे फायदा नहीं हुआ? इमरान खान ने जो फैसला किया अल्टीमेटली साबित हुआ है कि उसका हमें फायदा हुआ है। अगर फायदा ना हुआ होता तो हम 180 से ज्यादा सीटें जीते जो इनको छीननी पड़ती, इनको फॉर्म 47 बनाने पड़ते, बगैर MNAs MPs के हलकों में गए हुए 2-2 लाख वोट लेके अगले MNA बन के ये कहते हैं फायदा नहीं हुआ। इनकी तो बैंड बजा के रखी थी हमारे जीते होंगे, लेकिन वो सीटें मिली नहीं है ना आपको। तो सर वो जो फॉर्म 47 है ना, वो सिचुएशन ना भी हो तो भी लोग बना लेते हैं जब बनाने होते हैं। अब बना नहीं रहे वहां GB में, प्री पोल रिगिंग कर नहीं रहे। अब कौन सा कोई वहां पे इस्तीफे दे के बाहर आ गया? ये 2 नंबरी तो किसी ने भी हो सकती है शहजाद भाई।
नहीं तो ओवरऑल आपको लगता है कि आप 2022 के मुकाबले में सियासी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मकबूलियत की बात नहीं कर रहा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ गई? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के दिल में इमरान खान और पीटीआई धड़कती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इमरान खान के बोल्ड एक्शंस ही हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता और उसने ले लिए। औखे वेले आ जाते हैं, सियासत में अप एंड डाउन्स भी होते हैं, हमेशा कोई इक़्तिदार में ही बैठ के आगे नहीं जाना होता, कोई मुल्क छोड़ के बाहर नहीं गए, जेल के अंदर बैठे हैं, कोई डील भी कोई नहीं की इमरान खान ने। तो अगर ये शैलो सी बात है, वो देखो जी नानू बड़ा नुकसान हो गया, ये बड़ी गल है यार। मतलब है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक आदमी कुर्बानी दे रहा है, हर दूसरा आदमी पाकिस्तान में उसका नाम ले रहा है, हमें नुकसान हो गया, लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा, लड़ाइयाँ होती हैं, जद्दोजहद चलती है, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इस्तेवदास। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट से पहले हर दफा टैक्स बेस बढ़ाने के दावे किए जाते हैं, मगर हर मरतबा होता इसके बरक्स है और टैक्स बेस में इजाफे के बजाय पहले से टैक्स नेट में मौजूद अफराद और सेक्टर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया जाता है। इसी वजह से हुकूमत पर यह तनकीद होती है कि हुकूमत ताजरों, रियल स्टेट सेक्टर और ज़रूरी शोबे से टैक्स वसूल करने के बजाय पहले से टैक्स नेट में मौजूद सैलरीड क्लास और फॉर्मल बिजनेस सेक्टर पर टैक्स का इजाफी बोझ डाल देती है। जबकि आज हुकूमत ने टैक्स रेट बढ़ाने की एक और कोशिश में छोटे ताजरों के लिए नई स्कीम मुतारिफ कराई है और छोटे दुकानदारों से टैक्स वसूली के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान किया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि इस फिक्स टैक्स स्कीम का इतलाक छोटे दुकानदारों पर होगा और 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस स्कीम के जुमरे में आएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छोटे दुकानदारों की मुशावरत और मुतालबे के साथ इस स्कीम को मुतारिफ करवाया जा रहा है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि स्कीम का इतलाक उन दुकानदारों पर होगा जिनकी सालाना फरोख्त 20 करोड़ या उससे कम है। उन्होंने कहा कि ये एक सफ़े का फॉर्म है जिस पर दुकानदार अपने माल की फरोख्त दर्ज करेंगे। दुकानदार को कम अज़ कम 25,000 नकद जमा कराना होंगे। अगर दुकानदार के टर्नओवर की मिकदार इससे ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से 1% टैक्स आयद होगा, जिसको विद होल्डिंग टैक्स से एडजस्ट किया जा सकेगा। बिलाल अजहर कियानी ने यह भी कहा कि इस स्कीम में नॉन फाइलर और फाइलर दोनों दुकानदार शामिल हो सकते हैं। जो भी दुकानदार इस स्कीम में आएंगे उन्हें पॉइंट ऑफ सेल और ऑडिट से इस्तिस्ना मिल जाएगा। अहम बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़रा ने दावा किया कि इस स्कीम में जो छोटे दुकानदार हैं उनसे मुशावरत की गई और ताजरान के जो मुतालबात थे उन पर यह स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। जबकि सदर मरकजी तंजीम ताजरान काशिफ चौधरी ने भी हुकूमत की इस स्कीम का खैर मकदम किया है। मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल अजहर कियानी ने। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने कई अदवार में देखा है कि होलसेल और रिटेल सेक्टर को टैक्स करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं और वो बहुत सारी स्कीम्स नाकाम भी हुई हैं, रिटेलर्स का प्रेशर भी आया है। ताजिदो स्कीम इससे पिछले आई थी स्कीम, उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं हुई। आज आप लोगों ने फिक्स टैक्स स्कीम छोटे दुकानदारों के लिए मुतारिफ की है। सबसे पहले बताइएगा कि क्यों आपको यकीन है कि ये कामयाब हो जाएगी जबकि पहली वाली कामयाब नहीं हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। शहजाद साहब, इस दफ़ा हमने एक माजी की स्कीमों को भी देखा और उनकी उस तरीके से नाकामयाब होने की वजूहात को भी देखा और सबसे ज़्यादा बहुत टाइम मेरा गुज़रा FBR के कुछ ऑफिशल्स के साथ मिल के कि हम जो दीगर हमारे ताजिर दुकानदार साथी हैं मुल्क के दीगर हिस्सों से, बिलखसूस जो अंजुमन ताजरान की तंजीमें हैं, उनके लीडर से भी और उनके दीगर कारकुनान से और एहलकारों से पूरे मुल्क से, उनसे बहुत एक तवील मुशावरती मेल हुआ जिसमें हमने पहले गुफ्तगू का आगाज़ किया कि ये स्कीमें माजी में क्यों फ़ेल हुई, दुकानदारों और ताजरों के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या वजह है कि वो इसको अडॉप्ट नहीं करता है माजी में। और उस गुफ्तगू के नतीजे में हमने एक स्कीम की एक शक्ल बननी शुरू हुई इस नीयत से कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको दुकानदार और ताजिर मनोअन तस्लीम करेंगे, क्योंकि इसमें स्केल इन्वॉल्व है पूरे मुल्क के दीगर हिस्सों में, तो तब हम इस तरह की कोई स्कीम लेके आएँ। तो इसमें हमने इस चीज़ को बड़ा मरकज़ पे रखा कि दुकानदारों की, बिलखसूस छोटे दुकानदारों की और ये अंजुमन ताजरान की जो तंजीमें हैं जो उनकी नुमाइंदगी करती है, उनकी तरफ से एक ओनरशिप आए। तो उसको उनसे इसलिए एक मुशावरती अमल और मुकालमे के नतीजे में हमने ये दीगर नुकात बनाए और ये स्कीम लेके आए। तो इसलिए मुझे उम्मीद है, और आपने आज देखा होगा कि आज हमारी स्कीम के ऐलान के बाद भी
दो जो बहुत अहम अंजुमन ताजरान की तंजीमें, उन दोनों ने इसका खैर मकदम किया है। चूँकि हम फिर उन्हीं के मुतालबे पे स्कीम लेके आए हैं, और आपको याद होगा कि 8-10 दिन पहले भी हमारे इस मुशावरती अमल के बाद उन दोनों तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके रिटेलर्स जो हैं, छोटे दुकानदार, सबको कवर कर लेगा ये, और सब इस पे राजी हैं? जी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो जो मरकजी अंजुमन ताजरान की तंजीमें हैं, दोनों ने इस स्कीम का जो हमारी मशावरती अमल के बाद बनी थी उसका मुतालबा भी हमसे फॉर्मली किया था, और हमने उसके मुतालबे के नतीजे में फिर हम ये स्कीम आप लोगों ने क्लेम किया कि वन फॉर्म है, वन पेज फॉर्म है और बड़ा सिंपल स्कीम है। जरा सिंपल तरीके से बता दें कि क्या है ये स्कीम, कैसे ताजिर अपना टैक्स पे करेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो जी जो फॉर्म है वो हमने सिर्फ क्लेम ही नहीं किया, बल्कि मैं ऑलरेडी, मेरा ट्वीट भी एक है वो नशर कर चुके हैं, और ये फॉर्म मैं आपको बस सिर्फ फ्लैश करना चाह रहा हूँ। इस फॉर्म की एक एक फील्ड पे हम इन ताजर तंजीमों के साथ बैठे, ठीक है, ये फील्ड किस तरह ऑपरेट करेगी, इसमें क्या डलेगा, हमने एक एक फील्ड इस मुशावरती अमल में उनके साथ लॉक की। उसके बाद आपको पता है कि इस फील्ड जो भी इस स्कीम में आएगा, हमने साथ ये भी कहा है कि उसको FBR की तरफ से एक प्लेट दी जाएगी जिसका मैं मकसद बयान कर सकता हूँ, जो कि वो अपनी दुकान के बाहर लगा सकेंगे। उसका डिज़ाइन भी हमने उनके साथ बाकायदा लॉक किया है, वो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर बाकायदा ये बात लिखी हुई है कि ये दुकानदार एक फ़र्ज शनास टैक्स गुजार है। सही, फॉर्मूला क्या होगा इसका बताइए? इसकी स्कीम की बेसिक फीचर्स ये हैं कि आप जो भी इस फॉर्म के तहत अपनी सालाना फ़रोख्त टर्नओवर जो आप डिक्लेयर करेंगे उस पर 1% फिक्स टैक्स होगा। ये ओवरऑल आपकी टैक्स लायबिलिटी है। इसमें जो आपने साल के दौरान, माली साल के दौरान विद होल्डिंग टैक्स जो भी आपका कटा होगा बिजली के बिलों में या फ़ोन के बिलों में, वो आप इसमें एडजस्ट कर सकेंगे। मगर उसमें एक शर्त ये है कि आपका टैक्स रिफ़ंड नहीं बन सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि जितना आपका टैक्स फिक्स टैक्स बन रहा हो उतना ही विद होल्डिंग बराबर हो और आपको कुछ अदा ना करना हो। इस स्कीम में आने के लिए विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर कम से कम किसी भी दुकानदार को कम अज़ कम 25,000 रुपये ज़रूर देना पड़ेंगे, मगर 25,000 रुपये एक मिनिमम फ्लोर है। असल में जो टैक्स की शरह है जो मैंने आपको बताई है, 1% वो 1% है डिक्लेयर टर्नओवर की। सही, और डिक्लेयर टर्नओवर की आपने लिमिट रखी है कि ये 20 करोड़ से जिसका एनुअल टर्नओवर कम होगा वो इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। चूँकि इसका मकसद छोटे दुकानदार के लिए है स्कीम को लाना, तो इसमें छोटे दुकानदार को हमने इसी तरह डिस्क्राइब किया जिसका सालाना टर्नओवर मैक्सिमम 20 करोड़ तक हो। इसमें टियर 1 रिटेलर्स, ब्रांडेड शॉप्स, दीगर दुकानदार रखने वाले मालिकान या दीगर दुकानें रखने वाले मल्टी शॉप्स आप कह लें, और इसके अलावा डॉक्टर्स या लॉयर्स, क्योंकि अक्सर बाज़ारों के अंदर डॉक्टर्स की भी क्लिनिक्स होते हैं और वकला के भी चेम्बर्स होते हैं। उसके अलावा एक ब्रॉड बेस्ड, चाहे आपकी एक मिठाई की दुकान है, चाहे आप की एक वर्कशॉप है, या आपके ऊपर यकसा ये स्कीम लागू होगी। अब मुझे बताएं कि अगर कोई 20 करोड़ या 15 करोड़ टर्नओवर है, उसका प्रॉफिट मार्जिन 10, 15, 20% है, आप लोगों ने उसको ये कहा है कि आपका एक तो ना पॉइंट ऑफ सेल आप पे लगाई जाएगी, ना ऑडिट होगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो डिक्लेरेशन जो है वो दुरुस्त कर रहे होंगे? क्योंकि आप तो ऑडिट ही नहीं कर रहे। तो किसी की सेल 20 करोड़ होगी वो 2 करोड़ दिखाएगा, किसी की 10 करोड़ होगी वो 1 करोड़ दिखाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो विद होल्डिंग प्लस मिनिमम 25,000 ही पे कर रहे होंगे। इसका मतलब वो इससे हायर ब्रैकेट में तो नहीं आएंगे? नहीं शहजाद साहब, देखिए दो बातें। एक तो आप जब एक टर्नओवर अपना डिक्लेयर करेंगे और उसकी बुनियाद पर जब टैक्स बनेगा, तो उस टैक्स की रकम की बुनियाद पे, मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 करोड़ की आपकी सेल आप दिखाते हैं और उस पर 1 लाख रुपया टैक्स बनता है, और विद होल्डिंग लेट्स अस्यूम 50,000 रुपये आपकी कट जाती है, तो 50,000 रुपये नकद आपने जमा कराने, मगर जो आपका वो टैक्स की रकम बन रही है, एक उस टैक्स की बुनियाद पे एक इम्प्यूटेड इनकम आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में इजाफा होगा। आपके जो गोशवारे में वेल्थ जो आपने डिक्लेयर की होगी उसमें इजाफा उस बुनियाद पे होगा कि आपने टैक्स कितना अदा किया हुआ है। तो दीगर लोग जो चाहते हैं कि वो कल गाड़ियाँ ख़रीद सकें, घर ख़रीद सकें, चीज़ें ख़रीद सकें एज फाइलर्स, और अपनी वेल्थ उसके लिए मुताबिक दिखा सकें, तो वो उनके पास ये इंसेंटिव है। तो देखिए, दूसरी बात ये है कि शहजाद साहब, हम ये आपको जहन में रखना होगा कि ये स्कीम छोटे दुकानदारों के लिए जी, और इसका मकसद ये है कि आज हमारे अंदाजे से 35 लाख दुकानदार हैं जो आउट ऑफ द टैक्स नेट, और हमने एक ऐसी स्कीम लेके आनी थी जिसमें हमारे ताजिर और दुकानदार भाई इसको मनोवन तस्लीम भी करें और इस पर ज़िम्मेदारी भी उठाएं कि वो इसको भरवाएंगे। और मैं मशकूर हूँ बिलखसूस काशिफ चौधरी साहब और अजमल बलोच साहब का और उनकी तंजीमों का और उनके पूरे मुल्क से आए हुए साथियों का जिनके साथ मुशावरत रही कि उन्होंने इसको तस्लीम किया। तो इंशाल्लाह उनके साथ मिलके और चेम्बर्स के साथ मिलके हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि इसमें ब्रॉड बेस्ड बात आपने भी की और औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं टैक्स निज़ाम जो है मुनसिफाना हो, मुतवाज़िन हो,
ऑब्वियसली सैलरी क्लास पे बहुत ज़्यादा बर्डन है और वो बहुत ज़्यादा टैक्स रेट इस वक्त है उनके ऊपर, तो उसको भी कम होना चाहिए। वो तभी होगा जब अक्रॉस द बोर्ड सब टैक्स पे कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अगर कंपैरिजन करूँ, अगर मैं सैलरी क्लास हूँ या कोई और है, कि अगर कोई दुकानदार 1 करोड़ कमा रहा है तो क्या वो उतना ही टैक्स दे रहा होगा जितना मैं अपनी 1 करोड़ एनुअल सैलरी पे दे रहा हूँ? अगर ये बराबर है तो वो मुनसिफाना है, अदरवाइज अगर उसका टैक्स रेट कम है तो ही इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। मैं 1 करोड़ पे ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ, वो 1 करोड़ पे कम टैक्स दे रहा है। शहजाद साहब, अभी तो आप मवाजना ये करें कि आप यकीनन तनख्वाहदार तबका मोर देन देयर फेयर शेयर अदा कर रहे हैं। पहली बात तो ये बात तस्लीम करते हैं। दूसरी तरफ 35 लाख दुकानदार आपके खुद बकौल अभी टैक्स नेट में नहीं है जी। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक वी हैव हैड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और हमने देखिए ना, या तो हम माजी की कोशिशें करते रहें और उससे नतीजा ना निकले तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमने इस दफ़ा इसलिए कोशिश की है कि माजी की कोशिशों से सबक हासिल करके एक ऐसी स्कीम लेके आएँ जो वॉलंटरी बेसिस पे आगे चल सके, जिससे अमलन कलेक्शन हो सके। तो इंशाल्लाह देखिए, ये हम उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम जब कामयाब होगी, जब ये टैक्स नेट की ब्रॉडनिंग इसके नतीजे में होगी, जब टैक्स की कलेक्शन के ज़राए में ये इजाफा भी होगा, तो ओवरऑल बर्डन जो बकिया सारा फॉर्मल सेक्टर उठाता है कंधों पे, जिसमें यकीनन डिस्प्रपोर्शनेट सतह पर सैलरी उठाता है, तो उसको कम करने में भी हमें इसमें मदद हासिल होगी। तो यहाँ से देखें, अगर एक सिंपल कैलकुलेशन करें, आप कह रहे हैं कि 35 लाख है रिटेलर्स, लेट्स सपोज 20 लाख भी अगर इसमें टैक्स पे करते हैं और विदहोल्डिंग प्लस मिनिमम 25,000 पे करते हैं, तो 50 अरब रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं इन रिटेलर्स इस नहीं जी, अब आप ये देखिए कि ये और इसमें 25,000 वो है जो विदहोल्डिंग के अलावा है। जी, मैं वही कहूं, जो विदहोल्डिंग के अलावा प्लस जी, प्लस जो 25,000 और ये उस मफरूज़े पे है। और मफरूज़ा में फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप सही फरमा रहे हैं कि अगर 20 लाख दुकानदार भी इन 35 लाख में से सिर्फ 25,000 बेर मिनिमम भी अदा करें तो 50 अरब और डिक्लेरेशन उस तरह की करें जी, तो फिर भी ये 50 अरब रुपए का हमारे तो इसमें क्या इजाफा इसका कोई बनता है। बेनिफिट सैलरी क्लास को आप इस बजट में देने जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप दूसरे वसाइल कहीं और से इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा सैलरी क्लास को जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पे कर रहा है टैक्स? शहजाद साहब देखिए, अभी तो आपके सामने आज का ये ऐलान है और बजट की तारीख आप जानते हैं, कोशिश आपकी अच्छी है मगर मैं चाह रहा हूं कोई कमिटमेंट ले लूं आपसे। नहीं, देखिए बात ये पर गौर है, इस पे गौर हो रहा है, आईएमएफ से डिस्कशन हो रही है, मैं कुछ आपको बातचीत हो रही है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो बजट 10 तारीख को और इंशाल्लाह उस दिन हम पेश करेंगे। और मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने गैर ज़िम्मेदाराना कोई बात आपके सामने कर नहीं सकता, मगर इस बात का हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल मुकम्मल एहसास है कि जो तनख्वाहदार तबका है वो ओवरबर्डनड है और हमारे पास अगर किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश बनती है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको हम कोई रिलीफ फराम करने की कोशिश कर सकें। मगर मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि बजट की तारीख 10 है और जब वहाँ पर उस दिन तक जब बजट सारा तय हो जाएगा और ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा महीना आपके पास हाजिर होंगे और उसके 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 चले, आई होप अगर हम टैक्स नेट को ब्रॉड बेस कर रहे हैं, ब्रॉडन कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उन सेक्टर्स को हो जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्स रेट पे कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।